नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। मेरा अनवरत जो है ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है आप सभी के लिए, और ये मैं फोकस कर देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आते रहते हैं, ठीक है ना। और जिस प्रश्न को मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ वो उसको आप विशेष तौर पर ध्यान से ही देखेंगे। हाँ, प्रैक्टिस जो कराई जाती है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़े जाते हैं वह तब पढ़े जाते हैं कि आप जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पढ़े जाते हैं तो इससे ये तो अच्छा होता है कि प्रत्येक टॉपिक को आप टच कर ले जाते हैं, एक बार मेमोरी भी आपकी तेज़ हो जाती है। लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव पढ़े रहेंगे तब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अन्यथा जो क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या डिस्क्रिप्टिव आपने नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे पढ़ रहे हैं तो भूलने का अधिक से अधिक चांस होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। जो मेरे नए साथी जुड़ना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, प्रतियोगिता गार्डन के नाम से चलता है मेरा चैनल। तो प्रतियोगिता गार्डन चैनल जो बनाया गया है मुख्य रूप से आपको वनडे कंपटीशन के लिए ही फोकस किया गया है, परंतु आजकल जो है टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए। बाकी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखते हैं, जो मेरे नए साथी जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट भी करिए। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा पूछता है। पूछ रहा है, किस लोकसभा में सर्वाधिक निर्विरोध सांसद कुल 12 थे। देखिए, पुराना डाटा ये पूछ रहा है। तो ये दूसरी लोकसभा का जो निर्वाचन हुआ था, दूसरी लोकसभा में सबसे अधिक जो संख्या थी वह निर्विरोध चुने गए सांसदों की संख्या जो थी वो 12 थी, ठीक है ना। तो द्वितीय जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसकी बात कह रहा है। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में बहुमत दल कांग्रेस के 415 सांसद थे। तो सबसे अधिक जो है 8वीं लोकसभा में कांग्रेस के सबसे अधिक सीटें 415 पूर्ण बहुमत में रही है। अगला प्रश्न है, 1977 की लोकसभा के निर्वाचन में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये 1977 में पूछ रहा है, तो 295 सीटें मिली थी। देखिए, पुराने डाटे से क्वेश्चन तो ऐसे कम आता है, परंतु एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अगला पूछा, वर्ष 1980 की लोकसभा के साधारण निर्वाचन में असम और मेघालय में पर निर्वाचन नहीं हुए। वर्ष 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव कहाँ नहीं हुए थे। तो ये कह रहे हैं कि 1980 में जो है असम मेघालय में नहीं हुए, तो 1991 में कहाँ किस राज्य में नहीं कराए गए थे चुनाव। तो पंजाब में नहीं कराए गए थे और जम्मू कश्मीर में, 2 राज्यों में चुनाव नहीं कराए गए थे। 10वीं लोकसभा में 2 राज्यों को शामिल नहीं किया गया था, है ना। यानी कि 1991 में 2 को नहीं शामिल किया गया था, 1980 में 2। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस लोकसभा में सर्वाधिक महिलाएं कुल संख्या 44 सांसद के रूप में निर्वाचित हो गई थी। तो ये 8वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिलाएं रही हैं। सर्वाधिक महिलाओं का जो निर्वाचन हुआ था वो 8वीं लोकसभा में सबसे अधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं सांसद रहे हैं। तो 7वीं लोकसभा में सबसे कम रही हैं। अगला, किस लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को कुल मतदान का भी बहुमत प्राप्त हुआ। एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूँ। पूछ रहा है, किस लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को कुल मतदान का भी बहुमत प्राप्त हुआ। तो
क्वेश्चन की प्रकृति तो बड़ा हाँ, आज तक किसी दल को बहुमत मत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये तो पुराने डाटे के अनुसार पूछ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बनी थी, तो वो लोकसभा में पूर्ण बहुमत की जो है पूर्ण बहुमत मिला था उसको। तो ये इस तरह से, तो ये पुराने डाटे के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला है 10वीं लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया कितने दौर से हुई थी? तो ये 3 दौर से मतदान प्रक्रिया हुई थी। अगला है 10वीं लोकसभा में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो 8,952 थी। अगला प्रश्न है 9वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन की तुलना में 10वीं लोकसभा के निर्वाचन में उम्मीदवारों की संख्या कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी? तो 44% की बढ़ोतरी हुई थी। अगला प्रश्न है 7वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन में कुल उम्मीदवारों में 71% उम्मीदवार निर्दल थे। इनमें से कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? तो 5 ही निर्वाचित हुए थे जो निर्दल थे, 5 ही। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में एक ही मतदान पत्र में सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित रहते हैं और सभी मतदान पत्रों को एक ही मतदान पेटियों में डालना होता है। पूर्व में निर्वाचनों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग मतदान पेटी की व्यवस्था की थी। पूर्व की इस मतदान व्यवस्था को किस लोकसभा निर्वाचन में इस्तेमाल किया गया था? ये देखिए, ये मतदान जो मतपर्ची जो मतदान पत्र जो चुनाव चिन्ह के मिलते थे, है ना, तो उसमें मोहर लगाने पड़ते थे, इस तरह की व्यवस्था थी। तो पहली और दूसरी लोकसभा में इस प्रकार की बातें कही गई थी। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है और इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 जनवरी 1950 से 1952 में प्रथम संसद के दोनों सदनों के गठन तक संसद के रूप में कार्य करता रहा। कौन कार्य करता रहा? संविधान सभा अंतकालीन संसद के रूप में, है ना, संविधान सभा अंतकालीन संसद के रूप में करता रहा जब तक निर्वाचन नहीं हो गया और नई संसद का गठन नहीं हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पहली लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, ये क्वेश्चन मज़ेदार है और कई बार आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछ चुका है कि पहली लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। इम्पोर्टेंट है, 13 मई का डेट याद रखिएगा। अगला है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। तो पहले राज्यसभा गठित हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। उसके बाद पहली लोकसभा पहली बैठक भी कराई गई थी। नहीं, पहली बैठक जो लोकसभा को हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी और गठन जो राज्यसभा का हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। देखिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को ही हुई थी, है ना। लेकिन गठन का पूछेगा राज्यसभा का तो 3 अप्रैल 1952 में गठन किया गया था। अगला है राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो पहले समूह की सेवानिवृत्ति 2 साल बाद होना चाहिए, 2 अप्रैल 1954 को की गई थी, 2 अप्रैल 1954 को। अगला है पहली लोकसभा अपनी सामान्य अवधि से कितने दिन पूर्व भंग कर दी गई थी? तो पहली लोकसभा जो है पूछ रहा है पहली लोकसभा अपनी सामान्य अवधि से कितने दिन पूर्व भंग कर दी गई थी? तो 38 दिन पूर्व भंग कर दी गई थी पहली लोकसभा। अगला है चौथी लोकसभा अपनी सामान्य अवधि से कितने दिन पहले ही विघटित कर दी गई थी? तो चौथी जो लोकसभा थी 1 वर्ष 97 दिन, 1 वर्ष 97 दिन पहले ही जो चौथी लोकसभा थी उसे भंग कर दिया गया। अगला है कौन सी लोकसभा अपने सामान्य अवधि में से 2 वर्ष 4 महीना 28 दिन अस्तित्व में रहकर विघटित हो गई थी? तो चौथी लोकसभा छठी लोकसभा रही है।
वो 2 वर्ष चली थी, 4 माह, 2 वर्ष 4 माह 28 दिन तक चली थी 6वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है 5वीं लोकसभा को अपने सामान्य अवधि से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन यह अपनी 6 वर्ष की अवधि पूरी न कर कितने दिन में विघटित हो गई थी? तो कितने दिन में विघटित हो गई थी? तो 5 वर्ष तो पूरा हो गया था, 10 माह 6 दिन, 5 वर्ष 10 माह 6 दिन में विघटित कर दी गई थी 5वीं लोकसभा। ठीक है ना, तो 10 माह 6 दिन अधिक चला था। अगला प्रश्न है 8वीं लोकसभा के चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी रही है? ये सब आंकड़ा तो एग्जाम में पूछता नहीं है, वैसे 5493। अगला है वर्ष 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा में चुनाव में कुल कितने सीटों पर मतदान हुआ था? तो कितने सीटों पर? 525 ही सीटों पर मतदान हुआ था, 525 सीटों पर मतदान हुआ था। अगला है इसमें जब ये पेपर जो है सेट किया गया था तभी वो 9वीं लोकसभा चल रही थी, इसीलिए 9वीं लोकसभा का ज़्यादा प्रश्न पूछा है। अगला है 9वीं लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में किस राज्य में एक भी सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ था? तो असम एक ऐसा राज्य रहा जहां 9वीं लोकसभा में चुनाव ही नहीं कराए गए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहला मौका था जब 9वीं लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बताइए किस दल को 9वीं लोकसभा में सर्वाधिक सीट मिली और कितनी मिली थी? तो कांग्रेस आई को मिली थी, कांग्रेस आई को 193 सीट मिली थी। अगला प्रश्न है यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है ना? यानी कि दोनों सदन के लिए निर्वाचित हो जाए तो पूछ रहा है पहले में उसका स्थान कब रिक्त माना जाएगा? तो ये माना जाएगा अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के 14 दिन बाद, 14 दिन के बाद ये होगा कि पहले सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा तो वो दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित माना जाएगा। अगला है 14 दिन बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि कोई सांसद किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन के कितने दिनों के भीतर त्यागपत्र नहीं देता है तो संसद का संसद नहीं रहता है ना, संसद का संसद नहीं रहता। तो ये जो रहा है 14 दिन का इसमें टाइम बाउंडेशन। तो ये कह रहा है कि फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, यदि कोई सांसद किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन के कितने दिनों के भीतर त्यागपत्र नहीं देता है तो संसद का संसद नहीं रहता। तो 14 दिन के भीतर त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 1967 के चुनाव के बाद, है ना, कह रहे हैं 1967 के चुनाव के बाद राज्यों में मिलीजुली सरकार के गठन के बाद देश में दल बदल ने विकट रूप धारण किया था। मार्च 1967 से मार्च 1970 तक पूरे देश में कुल कितने विधायकों ने दल बदल किया था? तो ये बहुत पुराना आंकड़ा है। 1969 विधायकों ने क्या किया था? दल बदल किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्विट्जरलैंड की भांति दल बदल करने वाले विधायक सांसद के प्रत्याह्वान, है ना, रीकाल की व्यवस्था को लागू करने की मांग की थी? हाँ, देखिए ये क्वेश्चन मजेदार है ना। तो दल बदल करने वाले विधायक या सांसद को प्रत्याह्वान यानी जिसे रीकाल कहा जाता है
लागू करने की बात जो सबसे पहले उठाई थी, यानी जैसे स्विट्ज़रलैंड में होता था, तो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले इस बात को, रिकॉल की व्यवस्था को लागू करने की मांग की थी। अगला है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता से वंचित हो जाएगा यदि कैसे वंचित हो जाएगा दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो उसने ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह सदस्य है सदस्यता स्वेच्छा से त्याग देता है तो माना जाएगा। वह दल या दल के सचेतक के निर्देशों की अवज्ञा कर मतदान करता है या पूर्व अनुमति लिए बिना मतदान में अनुपस्थित रहता है तो भी, यानी 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन, तो दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संसद के किसी सदन का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी? तो कितने दिनों के भीतर? 6 माह के भीतर यदि शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी या कह रहा संसद के किसी सदन का कोई नामांकित व्यक्ति अपना स्थान ग्रहण करने से कितने दिनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये 6 माह का समय होता है। अगला है, यदि संसद के किसी विधान दल का एक गुट अपने निश्चित सांसदों के साथ मूल दल से अलग होकर एक स्वतंत्र दल का गठन करता है या किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति के लिए अलग होने के कितने सांसदों की आवश्यकता होगी? कितने सांसदों की आवश्यकता होगी? तो मूल विधान दल के 1/3 सांसद, है ना, मूल विधान दल से 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? तो दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सदन के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय मान्य होगा। अगला है, दल बदल अधिनियम के अनुसार किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी विषय पर किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? तो किसी भी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी दल बदल विरोधी अधिनियम की अयोग्यता का प्रश्न हो, है ना, तो उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये कह रहा है कि मुख्य रूप से सदन के अध्यक्ष ही सर्वेसर्वा होता है कि वो क्या निर्णय लेता है। अगला है, राज्यसभा को कौन से ऐसे अनन्य अधिकार हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यानी राज्यसभा को अधिकार है लेकिन लोकसभा को अधिकार नहीं है। कौन सा ऐसा अनन्य अधिकार है? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार का होना, ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त मामले में राज्यसभा प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस तरह का पारित करती है? अगर इस तरह का मामला है तो उपयुक्त मामले में राज्यसभा प्रस्ताव निम्न में से किस तरह पारित करती है? तो किस तरह पारित करती है? हाँ, प्रति उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से ऐसा निर्णय ले सकती है। अगला है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये। तो किसे कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, है ना। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य माना जाता है? किसे गैर सरकारी सदस्य माना जाएगा? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को माना जाएगा, ठीक है ना। अगला है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये रही है रमा देवी, बी एस रमा देवी जो थी
पहली महिला महासचिव चुनी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था। तो कौन था ऐसा? इंदिरा गांधी रही हैं, है ना। तो इंदिरा गांधी रही हैं, और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो है ये भी राज्यसभा सांसद ही थे एक तरह से। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो 60 दिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। संसद की सदस्यता के लिए अगर ये घोषित करना है और अध्यक्ष की पूर्व अनुमति बिना ये अगर 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित नहीं रहते हैं तो रिक्त घोषित हो सकता है इनका पद 60 दिन तक। अगला है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकार निम्न में से मामलों में समान हैं। तो कौन सा अधिकार सामान्य है, यानी राज्यसभा लोकसभा का? तो कौन सा अधिकार? राष्ट्रपति के निर्वाचन में सामान्य है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी सामान्य है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया ये भी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया सही है, दोनों सही है, यानी तीनों से चारों सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में क्या है, क्या सही है? राज्यसभा के अधिकार लोकसभा से अधिक हैं, सही है। लोकसभा के अधिकार राज्यसभा से अधिक हैं, दोनों के अधिकार समान हैं। हाँ, दोनों के अधिकार समान है। संवैधानिक संशोधन में दोनों के अधिकार सामान्य हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। अगला प्रश्न है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो ये तो आप जान ही रहे हैं। संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो अस्थाई समिति ही होती है संसद की अस्थाई समिति होती है। जरा देख लेते हैं। हाँ, अस्थाई समितियां हैं, है ना। कितने प्रकार की समितियां अस्थाई समिति होती है। अगला प्रश्न है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है? तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के ही होते हैं। इम्पोर्टेंट है, आया है प्रश्न ये कई बार। अगला है, निम्न में से किसी समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो किस समिति में होते हैं लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार। तो ये सरकारी उपक्रम समिति में भी होते हैं और लोक लेखा समिति में भी, दोनों में होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में और लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? तो किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? तो प्राक्कलन समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, सरकारी उपक्रम समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता और लोक लेखा समिति का भी सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। पूछ रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद की नियुक्ति की जाती है? यानी कि विरोधी दल के सांसदों की नियुक्ति जो की जाती है किस समिति में की जाती है? प्राक्कलन समिति में ही होना चाहिए, प्राक्कलन समिति में ही है। ठीक है ना। प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विरोधी दल का सांसद होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। प्राक्कलन समिति में यह मुख्य रूप से लोकसभा की समिति होती है और इसमें इसका जो अध्यक्ष होता है प्राक्कलन समिति का वो विरोधी दल का सांसद होता है। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, सीरियसली लीजिएगा। अगला है,
विधेयकों की प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? विधेयकों की प्रवर समितियों की अधिकतम संख्या कितनी है? निश्चित नहीं की गई है, निश्चित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, संसद के निम्न समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? संसद के निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक संख्या 30, तो ये प्राक्कलन समिति में ही होगा, 30 सदस्य होते हैं, सबसे अधिक इसी में होते हैं। अगला है, निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया है कई बार। अगला है, संसद के समितियों के सदस्य, संसद के समितियों के सदस्य, इसको देखते हैं। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य में निर्वाचित किए जाते हैं। तो अध्यक्ष द्वारा ही निर्वाचन होती, जो संसद की समितियों का गठन होता है या सदस्य जो चुने जाते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगला है प्रश्न, अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति बनाई जाती है उसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य यानी 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? विधि निर्माता की प्रक्रिया को तेज करना, सही है। तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार विमर्श करना, ये भी सही है। संसद के सदनों द्वारा विचार करने से पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, ये भी सही है। तीनों सही है, यानी सभी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक और प्रशासनिक सुधार के तरीकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, नहीं, ये गलत बात है। अर्थव्यवस्था संगठित है, इसमें तो कोई मामला नहीं है। प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है? अगला देखते हैं, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, ये सही है। संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, ये भी सही है ना। आर्थिक सर्वेक्षण और प्राक्कलनों के विषयों पर सिफारिश करना, सही है ये, हाँ सही है, ख और ग सही है। अगला प्रश्न है, देश में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देश में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी संसद की नियम समिति की सिफारिश के आधार पर। संसद की नियम समिति के संस्तुति के आधार पर ही अन्य संसदीय समितियों का गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह से पुनः अगली वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।